ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत कर लेते हैं उन खबरों से जिन्हें इस बुलेटिन में आप विस्तार से देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, आजादी के बाद एक ही परिवार का होता था गौरवगान। इधर उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की बढ़ सकती है मुश्किलें। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी सीबीआई। पीड़िता ने एबीपी न्यूज से कहा, सेंगर से मिला हुआ है सीबीआई का जांच अधिकारी। इधर ओडिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कंधमाल में 1 करोड़ के इनामी गणेश उइके समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। अमित शाह बोले, नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ देश के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। उधर 17 साल बाद बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी हुई है। ढाका की सड़कों पर उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। अब विस्तार से आपको खबरें दिखाएंगे। बात हैदराबाद की, जहां बशीरबाग इलाके में एक स्कूल बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को टक्कर मार दी। इस हादसे में पिता पुत्र दोनों गंभीर तौर पर घायल हो गए हैं। यह घटना एक सबक भी है कि मोड़ पर अगर चलें तो जरा सावधानी बरतकर। बस घूमी और हादसा हो गया। पहली नजर में लगा कि बस ड्राइवर को बाइक दिखी ही नहीं। हादसे में बाइक चला रहा युवक छिटककर बाईं तरफ गिर गया, जबकि उसका बेटा बाइक और बस के टायर के बीच ही फंस गया। वो तो गनीमत रही कि बस ड्राइवर ने टक्कर के बाद ब्रेक लगाने में लापरवाही नहीं की। अगर वीडियो पर ध्यान दें तो बस ड्राइवर ने बस को मोड़ते समय इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि सामने से कोई आ रहा होगा और इसीलिए यह हादसा हुआ। घटना बशीरबाग इलाके के कोपल्ली में जयभीरी कॉलोनी में हुई। तमिलनाडु के तिरुवनमलाई के पास सरकारी बस और कार में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा ऐसा कि चीखें निकल जाए। टक्कर लगते ही कार के चीथड़े उड़ गए। अगर ध्यान से देखेंगे तो कार दाईं तरफ से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। हादसा उस वक्त हुआ जब एक शख्स अपनी मां को इलाज के लिए विलुपुरम लेकर आ रहा था, लेकिन उसी समय कार गलत लेन में पहुंच गई और हादसा हो गया। हादसे में मरने वाले सभी तीनों लोग एक ही परिवार के हैं, जिन्हें अगर समय पर इलाज मिल जाता तो शायद वो बच जाते। शहर शहर सड़क पर घूम रही आवारा आफत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा तस्वीर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आई, जहां पर सरधना इलाके में आवारा सांड ने एक युवक को उठाकर पटक दिया। पटका भी ऐसे कि युवक यहां से सीधे अस्पताल गया, क्योंकि सड़क पर चलते सांड ने युवक को न सिर्फ सिर के बल पटका बल्कि उसके पेट में सींग भी घुसा दिए। तस्वीरों को ध्यान से देखिए। युवक अपने घर के बाहर खड़े आवारा पशुओं को हटा रहा था। हटाने पर सांड हटा भी, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने इस अंदाज में पलटवार कर दिया। वो तो भला हो उसी दौरान वहाँ ई रिक्शा आ गया, जिसको देखकर सांड वहाँ से हटा, नहीं तो बेकाबू सांड तो जान लेने को भी उतारू था। लगता है राजस्थान में कानून का डर खत्म हो रहा है और इस बात की गवाही देती तस्वीरें राजधानी जयपुर से आई, जहां पर कुछ लोगों ने एक ढाबे को जंग का मैदान ही बना दिया। देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई। हुआ ये कि एक ढाबे में दर्जन भर लोगों ने खाना खाया और जब पैसे देने की बारी आई तो भड़क गए। कह दिया, इलाके में दुकान चलानी है तो मुफ्त में खिलाना पड़ेगा। इस बात का ढाबा संचालक ने विरोध किया तो दबंगों ने उस पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। ढाबा कर्मियों की भी जमकर पिटाई की गई, यहाँ तक कि तंदूर को भी तोड़ने की कोशिश हुई। ये सब कुछ तब हुआ जब ढाबे में महिला ग्राहक समेत काफी लोग मौजूद थे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। केरल के मल्लापुरम में पेट्रोल पंप पर एक कार में अचानक से आग लग गई। जिस वक्त कार में आग लगी उसमें पूरा परिवार बैठा हुआ था। यह हादसा पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। वीडियो में दिखा कि पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही कार स्टार्ट हुई, बोनट के नीचे आग लग गई।
हादसे के चंद सेकंड पहले सब कुछ सामान्य था। कार में पेट्रोल डालने के बाद कर्मचारी ने फ्यूल टैंक बंद किया और पैसे मांगे। इस बीच ड्राइवर ने कार स्टार्ट की और इंजन के नीचे से आग की लपटें निकलने लगी। पेट्रोल पंप कर्मचारी कार में बैठे परिवार को आग की जानकारी दे रहा था, जिसके बाद कार में बैठे पति पत्नी और उनके दोनों बच्चे बाहर निकल आए, जबकि पेट्रोल पंप कर्मचारी आग बुझाने में जुट गए। एक बार ऐसा लगा कि आग बुझ चुकी है, लेकिन फिर इंजन के नीचे से आग भड़कती दिखी, जिसके बाद कर्मचारियों ने फिर से वहां स्प्रे कर आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश में दबंगों की दबंगई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ताजा तस्वीरें पीलीभीत जिले से आई, जहां बीच सड़क कुछ गुंडों ने एक युवक को बेरहमी से पीट दिया। लाठी डंडों के साथ आए बदमाश युवक पर ही टूट पड़े। हर हाथ में लाठी थी और सबके निशाने पर एक ही व्यक्ति था। वो दर्द से चिल्लाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा। इस दौरान रास्ते पर जाम भी लग गया, लेकिन उसे बचाने के लिए वहां कोई नहीं आया। सभी लोग या तो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे या फिर मूक दर्शक बनकर उस लड़ाई को देख रहे थे। दबंगों ने युवक को जहां चाहा जैसे चाहा मारा। दबंगों ने किस वजह से युवक की पिटाई की है, फिलहाल ये जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। इस बार उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिस पर बिहार तक की सियासत गर्मा गई। दरअसल एक कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की तारीफ कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं नवीन, हमसे बहुत छोटे और बहुत ही सहज, सरल और विनम्र है। सबसे बड़ी बात, बिहार का आदमी कोई विनम्र हो जाए। बिहारियों पर तंज कसा तो प्रतिक्रिया भी बिहार से ही आई। बिहार के लोगों से ज़्यादा विनम्र तो कोई होता ही नहीं है। अब बिहार के लोग हमेशा अपनी विनम्रता और अपने प्रेम और मोहब्बत से देश के लोगों का दिल जीतने का काम किया। खुद बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि बिहारी कितने संस्कारी होते हैं। बिहार के संस्कार और संस्कृति लोगों के दिल पर एक छाप छोड़ा है। हालांकि कैलाश यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि ताजमहल पहले मंदिर था, जिसे बाद में शाहजहां ने मुमताज का मकबरा बना दिया। केंद्र सरकार ने 2026 में दिल्ली को सबसे सुरक्षित शहर बनाने की योजना तैयार की है। इसके लिए दिल्ली के चप्पे चप्पे पर AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगाए जाएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस के सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे जो AI तकनीक से लैस होंगे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद पुलिस कंट्रोल रूम को किसी भी घटना की जानकारी बिना कॉल किए ही पहुंच जाएगी, क्योंकि इन कैमरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और डिस्ट्रेस डिटेक्शन जैसी तकनीकें मौजूद होंगी। इन तकनीक की मदद से कैमरे इमरजेंसी की स्थिति में चेहरों के हाव भाव और आवाजों की पहचान और समझ लेंगे और उस इमरजेंसी स्थिति की जानकारी तुरंत PCR यानी कि पुलिस कंट्रोल रूम तक पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 800 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। AI कैमरों को 32 अलग अलग तरह के डेटा सेट से कनेक्ट किया जाएगा, जिनमें NCRB के आंकड़े, आपराधिक डोजियर और वाहन पोर्टल की जानकारियां भी शामिल होंगी। इन डेटा सेट की मदद से कैमरे लोगों की तस्वीर, उनकी आवाज, गाड़ी की पहचान कर उनकी जानकारी PCR तक पहुंचाएंगे। AI कैमरों के अलावा सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 88 प्रखर वैन भी खरीदी जाएंगी, जिनमें डेटा टर्मिनल, बॉडी कैमरे और वैन माउंटेड कैमरे भी लगे रहेंगे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ज्यादातर कैमरे लगाए जा चुके हैं और अब उनको डेटाबेस से जोड़ने का और रियल टाइम टेस्टिंग पर काम चल रहा है। गुजरात के सूरत से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जहां 57 साल का व्यक्ति 10वीं मंजिल से नीचे गिर गया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो चमत्कार से कम नहीं। जाको राखे साइयां मार सके न कोई, ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। आज जरा देख भी लीजिए। हुआ दरअसल यूं कि 57 साल के नितिन भाई अडिया अपने घर की खिड़की के पास सो रहे थे। अचानक वो नीचे की तरफ गिरने लगे, लेकिन 8वीं मंजिल पर लगी ग्रिल में उनका शरीर का हिस्सा फंस गया। लेकिन इस दौरान उनका सिर नीचे और पांव ऊपर थे। तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और करीब 1 घंटे की मशक्कत और सूझबूझ के साथ उनका सफल रेस्क्यू हुआ। चोटिल नितिन भाई का अस्पताल में इलाज चल रहा है।
राजस्थान के सीकर में एक शिविर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री और कलेक्टर के बीच बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रभारी मंत्री संजय शर्मा शिविर में फरियादियों की समस्या सुन रहे थे। इसी दौरान वो कलेक्टर मुकुल शर्मा से भिड़ गए। जवाब कलेक्टर मुकुल शर्मा ने भी दिया, लेकिन जब तक मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। ऐसे चलाओगे शिविर को? साहब, आप इस शिविर के मुख्य मिस्त्री की बात कर रहे हो? बोलो फिर आप, मैं सीएम से बात करूंगा, डीसी से बात करूंगा। बोलो यार, क्या तरीका है ये? मंत्री जी का आरोप था कि शिविर में किसी की नहीं सुनी जा रही है। तो मानिए गलती हुई है, नहीं गलत है। जाते जाते मंत्री जी फाइल पटकते हुए ये भी कह गए कि कलेक्टर साहब को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को नए साल का शानदार तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दे दी है। दिल्ली मेट्रो के 3 नए कॉरिडोर में पहला कॉरिडोर आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ तक होगा। ये कॉरिडोर 9.9 किलोमीटर लंबा होगा। जो दूसरा कॉरिडोर है वो एरोसिटी से आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल T1 को जोड़ेगा, जो कि 2.2 किलोमीटर लंबा होगा। तीसरा कॉरिडोर तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज के बीच बनेगा, जो 3.9 किलोमीटर लंबा होगा। ये तीनों कॉरिडोर, जिनमें कुल 16 किलोमीटर लंबी लाइन बिछाई जाएगी। इसमें प्रोजेक्ट में 13 नए मेट्रो स्टेशन बनेंगे, जिनमें से 10 अंडरग्राउंड होंगे और 3 जमीन पर बनेंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसका खर्च केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज मिलकर उठाएंगी। लेकिन डीएमआरसी के मुताबिक इन तीनों कॉरिडोर के बनने के बाद फरीदाबाद, गुरुग्राम और नोएडा से मेट्रो की जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। देश पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर पीएम मोदी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण किया और अटल जयंती पर एक बड़ी सौगात दी। राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट की ऊंची प्रतिमाएं लगी। तीनों प्रतिमाओं के अनावरण के वक्त पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन कर पुष्पांजलि अर्पित की। इसी के साथ 65 फीट ऊंची कांसे की प्रतिमाओं को लोकार्पण कर दिया गया। इस मौके पर साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या के लोग राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आए थे। लोगों को संबोधित करने से पहले प्रेरणा स्थल पर वंदे मातरम का गायन हुआ, जिसके बाद पीएम मोदी ने कहा, स्थल उस सोच का प्रतीक है जिसने भारत को आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाया है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बसंत कुंज यानी के दुबग्गा इलाके में बनाया गया है। प्रेरणा स्थल गोमती नदी के किनारे हरदोई रोड के पास बना है। करीब 65 एकड़ में फैला हुआ है। इसे बनाने में 232 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ एक साथ करीब 2 लाख लोग आ सकते हैं और हेलीकॉप्टर उतारने के लिए 3 हेलीपैड भी बनाए गए हैं। यहाँ म्यूजियम ब्लॉक, कैफेटेरिया, मेडिटेशन सेंटर और आधुनिक एम्फी थिएटर भी है। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ऊंचाई बराबर यानी के 65 फीट की प्रतिमा लगी है। तो प्रेरणा स्थल को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर उठाए सवाल, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पर बीजेपी को घेरा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद से एक ही परिवार की मूर्तियां लगा करती थी। पीएम मोदी के लखनऊ पहुंचने से पहले ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर सियासत गरमा गई थी। अखिलेश यादव ने ट्रैफिक जाम का वीडियो पोस्ट कर निशाना साधा। शासन प्रशासन पर तंज करते हुए लिखा, जब बड़े लोग आ ही रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी सिरप कांड की प्रगति से उन्हें अवगत भी करा दें और उस वोट से भी जो उनके खिलाफ हो रहे विधायकों ने आयोजित किया था। अखिलेश के बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, और लोगों की भी और महापुरुषों की भी मूर्ति लगती तो बेहतर होता कि और जो पीडीएस समाज से आते हैं उनकी भी मूर्ति लग जाती। ओवैसी की पार्टी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल को ब्राह्मण प्रेरणा स्थल बता दिया। मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है,
तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। इस पर लखनऊ की मेयर ने पलटवार किया। ये जो कह रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हम तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का भी सम्मान करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में क्रिसमस का विरोध हिंसक रूप लेता जा रहा है। असम के नलबाड़ी में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दुकानों पर बिक रहे क्रिसमस से जुड़े हुए तमाम सामानों को जला दिया। क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी झालर, सजावट का और भी तमाम सामान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सब कुछ आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे भी लगाए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सेंट मैरी इंग्लिश स्कूल को भी निशाना बनाया और स्कूल में क्रिसमस पर की गई सजावट तहस नहस कर दी। कार्यकर्ता यही नहीं रुके, उन्होंने सारे सामान को समेटकर उसे आग लगा दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शोरूम, रेडी पटरी किसी को नहीं छोड़ा। जहां भी उन्हें क्रिसमस से जुड़ा सामान दिखा उसे या तो जला दिया या फिर नाले में फेंक दिया। क्रिसमस के विरोध का हिंसक रूप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी दिखा। यहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मॉल में घुसकर क्रिसमस की सजावट को ही तोड़ डाला। बजरंग दल के कार्यकर्ता लाठी डंडे के साथ मॉल पहुंचे और सजावट को उखाड़ने लगे। वहीं एक युवक मॉल के बाहर बनी सैंटा की स्टैचू को तोड़ने लगा और अगले ही पल उसे तोड़कर गिरा दिया। इधर यूपी के बरेली में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता ने सेंट एल्फोंसो कैथेड्रल चर्च के सामने हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। आरोप है चर्च में 23 दिसंबर को आयोजित क्रिसमस कार्यक्रम में हिंदू धर्म को गलत तरह से दिखाया गया। हिंदूवादी संगठन की ओर से एक ज्ञापन भी प्रशासन को दिया गया और संबंधित लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने छात्रा का वीडियो बनाने पर आरोपी की जमकर पिटाई की। सड़क पर उतरकर हंगामा किया और पुलिस ने आरोपी का जुलूस निकाला। आगे आगे पुलिस की वज्र वैन, उसके पीछे आरोपी और फिर सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर उतर गई थी। आरोपी का जुलूस निकालने से पहले लोगों ने उसकी पिटाई की, थप्पड़ों से मार मार कर उसे घायल कर दिया। इसके बाद पुलिस ने पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और सबके सामने आरोपी जुबैर का चेहरा बेनकाब कर दिया। लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जुलूस के दौरान भी हिंदूवादी संगठन आरोपी की पिटाई की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे बचा लिया। आरोपी जुबैर नमक वाली गाड़ी चलाता था। आरोप है कि वो छात्राओं का अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें परेशान करता था। इसी बात को लेकर हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में एक्शन लिया। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि जांच में आरोपी के मोबाइल से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो मिले हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। मुजफ्फरपुर के मुसहरी में एक बदमाश ने कई राउंड फायरिंग की। 2 बदमाश बाइक पर सवार होकर आए। एक बदमाश ने थाली से 2 पिस्टल निकाली, घर की तरफ बढ़ा और 4 गोलियां दाग दी। तो आपने देखा कि कैसे उसने पिस्टल में गोलियां भरी और घर के बाहर कई राउंड फायरिंग। इस फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। फायरिंग की वजह जमीन विवाद बताई जा रही है। जो इस आदमी को डराने के लिए ये गोलियां चलाई गई, उसने घर में छिपकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। उससे पहले आज एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान 7 साल के बाद लंदन से ढाका पहुंचे। सबसे पहले इस बुलेट प्रूफ बस को देखिए, जिसमें बैठकर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान ढाका एयरपोर्ट से रवाना हुए। लाल और हरे रंग की इस बस पर बीएनपी चेयरपर्सन खालिदा जिया, तारिक रहमान और पार्टी के संस्थापक जियाउर रहमान की बड़ी तस्वीर लगी थी। इसके साथ ही इस पर लोकतंत्र और राजनीतिक संघर्ष वाले स्लोगन भी लिखे थे। ये भीड़ बताती है कि जब चुनाव के लिए तारिक रहमान प्रचार करेंगे तो उनकी पार्टी के लिए लोगों में जोश किस कदर नजर आएगा। 2008 से ही लंदन में रहने वाले तारिक 27 दिसंबर को बांग्लादेश के वोटर भी बनेंगे।
और बांग्लादेश में उनको भविष्य के सियासी चेहरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिल्ली सरकार ने अटल कैंटीन की शुरुआत की है। इस कैंटीन में सिर्फ 5 रुपए में हर किसी को भरपेट भोजन मिलेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ अटल कैंटीन की शुरुआत की और 5 रुपए देकर अटल कैंटीन के स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन का आनंद लिया। दिल्ली सरकार ऐसी एक तो नहीं बल्कि 100 कैंटीन खोल रही है, जिसमें से 45 का शुभारंभ एक साथ अटल जयंती के दिन हो गया। अटल जयंती पर अटल कैंटीन का उद्घाटन करने सीएम रेखा गुप्ता मेट्रो से पहुंची। इस दौरान रेखा गुप्ता ने आम यात्रियों से बातचीत की। एक बच्चे ने रेखा गुप्ता के पैर छूकर उनका आशीर्वाद भी लिया। मैंने वहां से मेट्रो में यहाँ तक का सफर किया। मैंने लोगों से पूछा कि भाई मालूम है मेट्रो किसने दी? लोगों ने कहा कि हाँ अटल जी ने। दिन और रात के वक्त मिलने वाली अटल कैंटीन की 5 रुपए वाली थाली से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। यूपी के मेरठ में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गई पुलिस की टीम पर हमला हो गया। नितिन नाम के एक शख्स के साथ हुई मारपीट की शिकायत के बाद पुलिस सठला गांव में दबिश के लिए पहुंची थी। तभी आरोपी और उसके परिवार वालों ने पुलिस पर हमला कर दिया और उन्हें दौड़ा कर पीटा। हमले के बीच बाकी पुलिस वाले तो वहां से भाग निकले, लेकिन एक कांस्टेबल को आरोपियों ने पकड़ लिया। पुलिस वाला पिस्टल ले रहा था। आरोपियों ने न सिर्फ उसकी पिटाई की बल्कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसके हथियार भी छीन लिए। हमारे भैया को जबरदस्ती थाने आया था देसी पिस्टल लेके। बाद में कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कांस्टेबल को न सिर्फ आरोपियों के चंगुल से छुड़ाया बल्कि आरोपी अब्दुल कादिर, तलहा और गुलाब को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और आरोपियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद कर लिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और हिंदू युवक दीपू दास की हत्या के खिलाफ भारत में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों ने कई शहरों में बांग्लादेश के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। यूपी के नोएडा में विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। मार्च में शामिल प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला भी फूका। कोई भी देश में कहीं भी किसी भी तरीके से अगर सोचता है हिंदुओं की हत्या की, तो ये आवाज हमेशा ऐसे ही बनकर उठेगी। यही संदेश आज नोएडा से भी। प्रदर्शन की तस्वीरें ग्रेटर नोएडा से भी सामने आई। वहाँ भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के खिलाफ काफी हल्ला बोला। प्रदर्शनकारियों में ज्यादातर महिलाएं शामिल रही, जिन्होंने सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो 10 जनवरी को बांग्लादेश दूतावास पर जोरदार प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने भी कड़ा विरोध जताया इस पर। देवकीनंदन ने नवी मुंबई में सेव हिंदू सनातन यात्रा निकाली, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जो अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे। इस मौके पर देवकीनंदन ठाकुर ने लोगों से बांग्लादेशियों को काम पर नहीं रखने की अपील की। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है, सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए। देवकीनंदन ठाकुर ने न सिर्फ भारत सरकार से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार मामले में दखल देने की मांग की। इधर धर्मगुरुओं ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कड़ी नाराजगी जताई और बांग्लादेश को सबक सिखाने की मांग की है। रायपुर पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को समय रहते सचेत होने की चेतावनी दी। यही समय है, सही समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हिंदू एक आज नहीं हुआ, हिंदू एकजुट नहीं हुआ, तो वो दिन दूर नहीं जब भारत के और छत्तीसगढ़ के चौराहों पर ऐसा जो बांग्लादेश में हुआ वो देखा ना जाए। तो वहीं जगत गुरु राम भद्राचार्य ने सभी हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की। वो इतनी कौम है, उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सभी हिंदुओं को इकट्ठा होकर इस अत्याचार का बर्बरतापूर्वक बदला लेना चाहिए। बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा। जगह जगह प्रदर्शन तो हो ही रहे, अब धर्मगुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। बीएमसी चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, मुंबई की राजनीति भी गर्म होती जा रही है। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी के नेता ने
एक पोस्टर के जरिए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जिन्होंने भाषा के नाम पर चेतावनी देते हुए यहां पर पोस्टर और टी शर्ट पर नहीं बटोगे तो भी पिटोगे लिखवा दिया है। मुंबई के दादर स्थित शिवसेना भवन के सामने ये पोस्टर लगा था। इसके बाद एक और पोस्टर जारी किया गया, जिस पर एक और लिखा था उत्तर भारतीय बटोगे तो पिटोगे, और दूसरी ओर लिखा था अगर मराठी का अपमान किया तो नहीं बटोगे तो भी पिटोगे। राज ठाकरे के पार्टी का नेता संदीप देशपांडे यही नहीं रुका, उसने सोशल मीडिया पर अपनी टी शर्ट की एक तस्वीर शेयर की, जिस पर लिखा था हिंदू है हिंदी नहीं। पोस्टर और टी शर्ट की तस्वीर सामने आने के बाद मुंबई का सियासी पारा बढ़ गया है। चुनाव के वक्त, मुंबई महानगर पालिका चुनाव के वक्त जिस प्रकार से मनसे ने पोस्टरबाजी शुरू की है, वो और कुछ नहीं है, उत्तर भारतीय समाज को डराने और धमकाने का एक षड्यंत्र है। इसके खिलाफ मुंबई पुलिस को एक्शन लेना ही चाहिए। लेकिन राज ठाकरे की पार्टी मराठी के नाम पर पहले भी उत्तर भारतीयों को निशाना बनाती रही। अब बीएमसी चुनाव में भी मराठी अस्मिता के नाम पर माहौल बनाने में जुटी हुई है। इस पर बीजेपी ने मनसे की मानसिकता पर सवाल उठाया तो कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया। उत्तर भारतीय के खिलाफ लगे इस पोस्टर पर बीजेपी ने कहा, देखिए मनसे की मानसिकता बाहर आ गई है, जीतने वाले नहीं है, उनकी हार तय है, इसलिए इस तरह का अटपटा बयान दे रहे हैं। मनसे नेता संदीप देशपांडे की इस तस्वीर पर कांग्रेस ने कहा, जात, धर्म, भाषा, भूगोल और लिंग को लेके जो भी पोलराइजेशन होता है, हम उनके खिलाफ में है। विवाद बढ़ा तो पोस्टर लगाने के आरोपी एमएनएस नेता ने बीजेपी को घेरा। मला असं वाटतं त्यांना मी एवढंच सांगेन, मराठीचा जर अपमान केला तर बटोगे तो पिटोगे और नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, ये धमकी है सर। हाँ। संदीप देशपांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने एआई का इस्तेमाल कर इस मुद्दे को खड़ा किया। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भी बीजेपी को घेरा। न हम बटेंगे न हम कटेंगे, आपके खिलाफ डटेंगे, तभी तो आपके अहंकार के पंख छटेंगे। संभल फर्जी एनकाउंटर केस में तत्कालीन थानाध्यक्ष सहित 13 पुलिस वालों पर एक्शन हो गया है। उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस वालों ने जेल में बंद युवक के साथ मुठभेड़ दिखाकर उसे लूट का आरोपी बना दिया था। इस मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 3 दिन में जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने को कहा। उन लोगों ने मुझ पर झूठा मुकदमा लगाया है साहब। में जब घटना हुई तो उस टाइम में जेल में था, वहां से मैं लेकर के आया, वहां से लेकर के बाद इन लोगों ने मुझे उठाया वहां से, फिर उन लोगों ने जेल भेज दिया। उसके बाद तत्कालीन सीओ गोपाल सिंह ने कथित मुठभेड़ के दौरान चोरी का आरोप लगाकर फिर से जेल भेज दिया। जब 3 साल बाद आते हैं, जब मुझसे मिलते हैं, आगे मुझे बताते हैं कि भैया मैं उस टाइम जेल में था और इन्होंने पुलिस वालों ने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा लगा दिया। उसके बाद पीड़ित पक्ष कोर्ट पहुंचा और मामले की गंभीरता को देखते हुए बहजोई थाना क्षेत्र के तत्कालीन थानाध्यक्ष और उनकी टीम के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। बुलंद भारत की बुलंद तस्वीरों में आज एक और नया अध्याय, चमकदार अध्याय जुड़ गया है, जब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानें शुरू हुई। मुंबई और आसपास के लोगों के लिए नए साल से पहले ये बहुत बड़ी सौगात है। जैसे ही नवी मुंबई एयरपोर्ट पर बेंगलुरु से आया विमान उतरा, फ्लाइट का ग्रैंड वेलकम हुआ। वाटर कैनन के जरिए पारंपरिक अंदाज में विमान को सलामी दी गई। बेंगलुरु से विमान आया और फिर हैदराबाद के लिए यात्रियों को नवी मुंबई से उड़ा ले गया। इस दौरान एयरपोर्ट का निर्माण करने वाले अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। गौतम अडानी ने यात्रियों से उनके पहले दिन के अनुभव भी जाने। इस एयरपोर्ट को मुंबई का नया प्रवेश द्वार भी कहा जा रहा है। पहले दिन 9 शहरों के लिए 15 उड़ान इस नए नवेले एयरपोर्ट से संचालित हुई। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से न सिर्फ मुंबई एयरपोर्ट का भार कम होगा, बल्कि पुणे, ठाणे, पनवेल और कोंकण इलाके के लिए तेज और आसान सुविधाएं मिलेंगी। एयरपोर्ट की शुरुआत से पहले हुए ड्रोन शो ने भी सबका दिल जीत लिया। तो ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।